जी हाँ, और वैसे भी जो एमसीएक्स के भाव होते हैं उसके ऊपर टैक्सेस और जीएसटी नहीं लगा होता, तो क्लियरली फिजिकल में यहाँ पर भाव ज्यादा होते हैं। पिछले हफ्ते हमने $20 का डिस्काउंट भारतीय बाजारों में चलता हुआ देखा था। इस हफ्ते की शुरुआत $13 से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे भाव यहाँ पर बढ़ रहे हैं, खरीदारी आ रही है और वो डिस्काउंट एक्चुअली प्रीमियम में भी तब्दील होता हुआ नजर आया है। सोने पर ही अपना ध्यान रखेंगे और हमारे साथ अब यहाँ पर क्वांटम एएमसी के चिराग मेहता जुड़े हैं। चिराग नमस्कार। काफी हद तक यहाँ पर एक इंटरेस्ट सोने में फिर से बनता हुआ नजर आया है। भारतीय बाजारों में तो सोना एक फेवरेट रहा ही है, लेकिन इसी तरह की खबरें हमने यूके, सिंगापुर और चाइना से भी आते हुए देखी हैं, जहां पर जैसे जैसे अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ रही है, सोने की तरफ यहां पर झुकाव भी बढ़ा है। आप बताइए कि ईटीएफ की खरीदारी भारतीय बाजारों में कैसी नजर आती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने देखा है कि 7 साल के हाईज पर अब होल्डिंग पहुंच गई है। जी मनीषा, अगर इंडिया ईटीएफ्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छी बाइंग होते हुए देखा है। जब से कोविड क्राइसिस मार्च में एक्सेलरेट होते हुए देखा है, तब से ये अनसर्टनिटी के चलते काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हमने देखी है। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ गोल्ड बाइंग इंडियन ईटीएफ्स में देखे हैं, क्योंकि फिजिकल मार्केट शटडाउन थे। गोल्ड ईटीएफ एक एफिशिएंट व्हीकल है जो शटडाउन के वक्त भी अवेलेबल थे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमने काफ़ी अच्छा बाइंग देखा है। वाईटीडी अगर नंबर्स देखें तो 3,000 करोड़ के ऊपर का बाइंग हमने देखा है गोल्ड ईटीएफ्स में, अक्रॉस गोल्ड ईटीएफ्स। और इन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमने 42% इंक्रीज इन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स देखा है गोल्ड ईटीएफ्स में। सो टोटल इन्वेस्टर्स अभी करीब करीब 6 लाख के आसपास पहुंच गए हैं गोल्ड ईटीएफ्स में। सो एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड देख रहे हैं, एक रोबस्ट बाइंग देख रहे हैं और एक चेंज भी देख रहे हैं। लोग सिर्फ प्राइजेस चेज नहीं कर रहे हैं या रिटर्न चेज नहीं कर रहे हैं, एक एलोकेशन की तरह देख रहे हैं गोल्ड को। और आई थिंक इसके लिए जो ये बाइंग हो रही है काफ़ी सस्टेनेबल लग रही है। सो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग मंथ ऑन मंथ देख रहे हैं और ये मंथ भी काफ़ी अच्छा शेप अप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बाइंग। चिराग, आपने कहा कि बेस्ट पीरियड है ये गोल्ड ईटीएफ्स के लिए इंडियन मार्केट्स में अब तक, और भाव यहाँ पर भागते जा रहे हैं। और ज्यादातर ऐसा देखने को मिला भी है कि जब सोने के भाव चढ़ रहे होते हैं तब यहाँ पर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड आता हुआ देखते हैं। आपने कहा 3,000 करोड़ तक का इनफ्लो इस साल में अब तक यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ्स में देखने को मिला है। पिछले 2 महीने यहाँ पर कैसे रहे हैं और जून का रुझान अब तक कैसा लगता है? लास्ट 2 महीने की बात करें, अप्रैल और मई, ये 2 मंथ, ये 3,000 करोड़ का हाफ ये 2 महीने में देखा है हमने आते हुए। करीब करीब 1,500 करोड़ के ऊपर का बाइंग इनफ्लोज देखे हैं हमने गोल्ड ईटीएफ्स में लास्ट 2 मंथ में। और ये मंथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनफ्लोज अभी भी हायर प्राइसेस देखे हैं, फिर भी इनफ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब भी लॉकडाउन हुए थे तो थोड़ा इंडियन मार्केट्स प्रीमियम पे थे, तभी भी हमने अच्छी बाइंग होते हुए देखी थी। तो हायर प्राइसेस या प्रीमियम्स डिटर नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से ईटीएफ्स में। एक गोल्ड की तरह एक फेवरेबल व्यू बन रहा है इन्वेस्टर्स का। काफ़ी ग्लोबल फॉरकास्ट हम देख रहे हैं और एक अनसर्टनिटी रिस्क एसेट्स में है कि इकोनॉमी एक अलग इंडिकेशन बता रहा है और स्टॉक मार्केट्स कुछ अलग इंडिकेशन बता रहे हैं। तो ये डिस्कनेक्ट हम देख रहे हैं। इसके चलते हुए इन्वेस्टर्स मानते हैं कि थोड़ा गोल्ड में एलोकेशन बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हमने क्राइसिस देखा है या क्राइसिस एग्रेवेट होते हुए देखा है, तभी गोल्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और ये क्राइसिस ने वो पॉइंट फिर से एक बार रीआइटरेट कर दिया है। और इसके वजह से जो भी हम बाइंग देख रहे हैं काफ़ी सस्टेनेबल, और ये ट्रेंड मेरे को लगता है कि यहाँ से इंक्रीज ही होगा। सो इन्वेस्टर्स कोई भी डिप आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एलोकेशन अपना बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में काफ़ी अंडर इन्वेस्टेड थे। काफ़ी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो हमसे पहली बार बात कर रहे हैं कि मैंने आज तक गोल्ड में एक्सपोजर इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं लिया है। ज्वेलरी बाई जरूर की है, मगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्टमेंट में हमने इंक्लूड नहीं किया था, बट वी आर थिंकिंग इट सीरियसली नाउ। सो एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड इमर्ज हो रहा है और आई थिंक ये जो बाइंग देख रहे हैं वो ये मंथ भी रोबस्ट है। और आई थिंक फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अंटिल दिस अनसर्टनिटी हम देख रहे हैं, तब तक ये ट्रेंड जारी रहेगी।
यानी कि अनसर्टनिटी के चलते यहाँ पर सोने में अच्छा खासा झुकाव है। ज्वेलरी की मांग यहाँ पर गिरती हुई जरूर नजर आई है और वो ट्रेंड इस साल में देखने को मिल सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड, बार्स एंड कॉइन्स और इसके अलावा जो ऑनलाइन डिमांड है, ईटीएफ और गोल्ड फंड्स की जो मांग है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती रह सकती है। चिराग, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा ब्यौरा देने के लिए। बात अब यहाँ पर करेंगे एडिबल ऑयल सेक्टर की, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑयल सीड्स में अच्छे खासे भाव बनते हुए देखे हैं। मॉनसून की वजह से इस बार अब तक का जो बुआई का इलाका है वहां पर भी बढ़त देखने को मिली है। ऐसे में कैसे इंडस्ट्री आउटपुट को देखती है, क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे पास सोपा के ईडी डीएन पाठक जुड़े हैं। मिस्टर पाठक, नमस्कार, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। कैसे देखते हैं आप इनिशियल मॉनसून की जो प्रोग्रेस है उसको और बुआई के इलाके को भी? मिस्टर पाठक, आपसे जानना चाहेंगे कि सोयाबीन को में जो बुआई का इलाका है, जिस तरह के नंबर्स हमने देखे हैं, आपको क्या लगता है खाने के तेल आगे जाकर किस तरह से काम कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर प्रोडक्शन देखने को मिल सकती है? I can hear you, Manisha. Sorry, I think I was muted somehow. देखिए, मानसून की प्रोग्रेस इस साल बहुत अच्छी रही है। मध्य प्रदेश में 50 से 55% की बुआई ऑलरेडी हो चुकी है। महाराष्ट्र में इससे ज्यादा बुआई हो चुकी है, 60 से 70% करीब। और एरिया मुझे इस साल उम्मीद है कि 10 से 15% बढ़ेगा। इनफैक्ट महाराष्ट्र में एरिया ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि कॉटन का काफी एरिया सोयाबीन में कन्वर्ट होने वाला है। मध्य प्रदेश में भी कॉर्न का एरिया, मिर्च का एरिया सोयाबीन में कन्वर्ट होगा। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि इस साल एरिया पिछले साल से ज्यादा रहेगा और मॉनसून की जैसी प्रोग्रेस अभी है उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी रहनी चाहिए। तो आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन काफी अच्छी रहेगी और किसानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। आपने कहा 10 से 15% यहाँ पर इजाफा देखने को मिल सकता है बुआई के इलाके में। ये तो एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस तरह के क्यूज हैं, क्योंकि चाइना फिर से बाजार में खरीदने लगा है। ये कुछ क्यूज आ रहे थे जिसका फायदा हमने यहाँ पर भावों में आता हुआ देखा। एक तो आपसे ये जानना चाहेंगे। दूसरा ये कि खरीफ की बुआई अब शुरू हो चुकी है, लेकिन हमने सुना है कि अभी भी बीज को लेकर शायद दिक्कतें हैं, लेबर को लेकर है, इनपुट कॉस्ट यहाँ पर किसानों की बढ़ती हुई नजर आई है। एमएसपी को लेके आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, बीज की कुछ समस्याएं आई हैं, महाराष्ट्र में थोड़ी ज्यादा आई हैं। थोड़ी बहुत समस्या बीज में हमेशा होती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस बार बीज की क्वालिटी थोड़ी खराब रही है, पार्टिकुलरली JS 335 वैरायटी जो वहाँ बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि आखिर में बारिश हो गई थी वहाँ पे काफी सारी, इसलिए थोड़ी समस्या मुझे दिखती है कि बीज में बहुत ज्यादा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जहां तक मैं बात करूं, चाइना मार्केट में धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन इस साल सोयाबीन की जो ओवरऑल सोइंग है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पिछले साल से फिर से बढ़ने वाली है। तो जो टोटल डिमांड एंड सप्लाई है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर चाइना के आने से नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना पहले भी बाहर रहा है, अभी भी बाहर रहेगा। तो टोटल डिमांड सप्लाई में तो इजाफा ही होने वाला है। आपने कहा 10 से 15% इस बार बुआई का इलाका बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल क्रॉप को लेके आपकी क्या इस वक्त उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था 93 लाख टन जैसी पैदावार रही थी। इस बार कोई नंबर्स के साथ सोपा फिलहाल यहाँ पर काम कर रहा है? नहीं, देखिए, नंबर देना इस वक्त तो किसी के लिए भी फूलहाड़ी होगा। इस वक्त कोई नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे जैसे मानसून प्रोग्रेस करेगी, अगर मैं एब्सोल्यूट एक थ्योरेटिकल बात करूं तो मान लीजिए 110 लाख हेक्टेयर में बुआई होती है, 1 टन की उपज आती है तो 110 लाख टन पैदावार होगी। 1 टन से ज्यादा उपज आती तो 115 लाख टन होगी। लेकिन आज ये कहना बिल्कुल मुश्किल है। मैं तो समझता हूँ कि 110 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बुआई होगी साल। तो उपज क्या रहेगी, उस क्रॉप कंडीशन कैसी रहेंगी, बीच में बारिश का क्या हाल होगा, ज्यादा होगी, कम होगी, टिड्डी का क्या होगा, इन सबको देखते हुए आज की तारीख में उपज कोई नहीं बता सकता। अभी तो ये बोल सकते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो उपज बहुत अच्छी रहेगी। चलिए मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो एज ऑफ नाउ तो नंबर्स यहाँ पर काफी बेहतर नजर आते हैं। महाराष्ट्र में ऑफकोर्स कुछ दिक्कतें रही हैं, कुछ सीड जर्मिनेशन फेलियर्स की खबरें हमने आते हुए देखी थी, जैसे मिस्टर पाठक ने कहा भी, लेकिन बाकी एरियाज में यहाँ पर बुआई बेहतर है। आगे जाके मानसून, जैसे उन्होंने कहा, टिड्डी और ऐसे कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर फिलहाल यहाँ पर नजर रखनी होगी। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री सोपा का तो ये व्यू है कि एज ऑफ नाउ सब कुछ बेहतर है, आगे जाके नंबर्स बेहतर रह सकते हैं। इसका इम्पैक्ट अब
भावों पे क्या पड़ता हुआ देखते हैं? देखिए मनीषा जी, आने वाले समय में तो डेफिनेटली क्रॉप अच्छी आने वाली है, क्योंकि हम सोयाबीन में इस बार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी इजाफा होते हुए देखेंगे, क्योंकि कॉटन से लोग काफ़ी सुनने में आ रहा है कि सोयाबीन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, पल्सेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो सोयाबीन मुझे लगता है कि प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। हालांकि करंटली अगर हम देखें तो जिस तरीके से इंपोर्ट्स इस बार भारत में काफ़ी कम हुए हैं और मलेशिया के अंदर भी हमने इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ते हुए देखे हैं, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। और साथ में देखें तो इस बार डोमेस्टिक मिलेट्स की डिमांड काफ़ी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक तेजी का माहौल यहाँ पर बन सकता है। हालांकि लंबी अवधि में नई क्रॉप जैसी आएगी उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होंगे, मगर हम अगर प्राइस पैटर्न्स को देखें तो भाव धीरे धीरे निचले स्तरों से बाउंस बैक लेते हुए दिख रहे हैं। हमने 2 दिन करेक्शन के बाद आज अगेन एक तेजी बनते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर यूज करनी है तो फिलहाल बाई का ही रखें, क्योंकि अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, डाउन साइड नहीं है। अगर सेलिंग साइड करना है तो नई क्रॉप आने के बाद ही सेल करके चलें, मगर फिलहाल अभी हमें लगता है कि जो सोयाबीन, रिफाइंड सोया या सरसों के अंदर हम ट्रेंड देख रहे हैं वो पॉजिटिव रहेगा। और जिस तरीके से फिजिकल मार्केट के अंदर डिमांड है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक तेजी का माहौल ही बनता है, तो बाई का ट्रेड ही लेकर चलना चाहिए। चलिए, यानी कि शॉर्ट करके यहाँ पर नहीं चलना है। अगर आपको कारोबार करना है यहाँ पर खाने के तेलों में, सोयाबीन में, तो स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ पर अभी भी खरीदारी की ही होनी चाहिए। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो दर्शकों को जोड़ेंगे अपने साथ और लेंगे उनके सवालों के जवाब।